देखो बच्चों, अब हम देखेंगे कि कोई भी जो धातु है, ठीक है, किसी अयस्क से हम कोई भी धातु अगर निकालते हैं तो उसके द्वारा कौन कौन से प्रक्रम से होकर के गुजरते हैं, किन किन विधियों का उपयोग करते हैं। क्लियर समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे अगर हमारे पास मान लेते हैं लोहे का अयस्क है, ठीक है, लोहे का अयस्क हमारे पास है बहुत सारा, और उस अयस्क से हमें केवल लोहा निकालना, तो उसके द्वारा हम क्या करेंगे, कैसे हम निकालेंगे, कौन कौन सी विधियाँ उपयोग में लाएंगे, वो हम सीखेंगे। बिल्कुल जैसे आप समझते हो, जैसे आप ये समझ लो कि जब गेहूँ जब बोया जाता है तो उससे गेहूँ से पेड़ निकलता है, निकलने के बाद उसमें छोटे छोटे गेहूँ रखते हैं, उनके बाद फिर ऐसे तो थोड़ा है कि रोटी ऐसे ही मिल जाती है तुमको, है ना। उसके लिए उसको शोधित करने के लिए बहुत सारे प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है कि नहीं गुजरना पड़ता है। पहले उसको थ्रेसर से गेहूँ निकाला जाता है, सब भूसा वूसा सब उड़ा दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब घर पे लाया जाता है तब भी उसमें कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, तो घर पे माताएं जो हैं उसको साफ़ करती हैं, है ना। कभी उसको फ़ैन लगा करके जो हल्की अशुद्धियाँ उसको हल्की अशुद्धियों को उड़ाने के लिए फ़ैन लगाया जाता है ताकि हवा में हल्की अशुद्धियाँ उड़ जाएँ, है ना। तो एक तो ये काम हो गया। उसके अलावा भारी अशुद्धियाँ जैसे कंकड़ ले गया तो फिर क्या करते हैं, तब उसको बीनते हैं, हाथों से बीनते हैं कि नहीं, है ना। तो उसके अलावा फिर जब जाते हैं पिसाते हैं, पिसाने के बाद फिर घर पे आता तब भी उसको छानते हैं, सब अशुद्धियाँ निकाल के तब रोटी बनती है। उसी तरीके से ये भी तुम्हारा है कि हम जैसे मान लो हमारे पास इतना सारा अयस्क आ गया, तो अयस्क में अब अयस्क से हमें धातु निकालनी, मान लो हमारे पास आ गया हेमेटाइट, ठीक, हेमेटाइट का अयस्क होता है लोहे का, लोहे का, और लोहे का अयस्क हमारे पास आ गया बहुत सारा। अब हमें क्या करना है, उससे हमें लोहा निकालना है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास गेहूँ तो आ गया था, गेहूँ का पौधा तो आ गया था, उससे हमें रोटी बनानी थी, तो कितने प्रक्रमों से गुजरना पड़ा कि नहीं। ऐसे ही हमारे पास लोहे का अयस्क तो हमें बहुत मिल गया, लेकिन उससे हमें क्या निकालना है, उससे हमें निकालना है लोहा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कौन कौन से प्रक्रम भैया अपनाएं उसमें, हैं कि छाने क्या करें, तो समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वही प्रक्रमों को देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखो बच्चों, यहाँ हमने जितने प्रक्रम लिखे हैं वो जरूरी नहीं कि सब लोहे में इस्तेमाल होंगे, कुछ ही इस्तेमाल होंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? ठीक है, तो अभी आपको बताते हैं। लोहे, ये जरूरी नहीं कि हम केवल लोहा ही निकालना है, कहीं पे कॉपर का खाना है तो कॉपर भी निकाल सकते हैं, उसका भी शोधन कर सकते हैं। सोना है तो सोने के लिए अलग प्रोसेस हो सकता है, चांदी उसके लिए अलग प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। क्लियर? लेकिन विधियाँ यही सब रहेंगी, इन्हीं में से किसी विधि का इस्तेमाल होगा, किसी का नहीं होगा। क्लियर? तो देखते हैं, समझते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, धातु निष्कर्षण तथा धातु कर्म का सिद्धांत। तो धातु निष्कर्षण मतलब धातुओं को हम कैसे निष्कर्षित करते हैं उनके अयस्कों के द्वारा, वही तो बताया जाएगा इसमें। देखो इधर क्या लिखा है, अयस्कों से शुद्ध धातु के निष्कर्षण के लिए, अयस्कों से शुद्ध धातु को निष्कर्षण के लिए विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है अयस्कों से धातु को निष्कर्षण के लिए। क्लियर? आगे देखो, जो अयस्क के भौतिक रासायनिक गुणों पर निर्भर करती हैं तथा, ठीक है, निर्भर करती हैं तथा तत्वों के निष्कर्षण की विधियां जो हैं वो निम्नलिखित हैं। ठीक, क्लियर? जैसे आपको एक बात बताएं, चलो याद नहीं आ रही, इसको छोड़ो। इसको देखो कौन कौन सी विधियां, ये कौन कौन सी विधियां, इसको समझते हैं। देखो इधर सबसे पहले आप पे देखेंगे अयस्कों का पीसना। अयस्कों का पीसना सबसे पहले देखो, अगर आपके पास मान लो लोहे का बहुत सारा अयस्क है, जैसे हमने आपको बताया हेमेटाइट बड़ा बड़ा टुकड़ा है, तो सबसे पहले इसमें तो पीसना हमने लिख दिया, लेकिन सबसे पहले उसको पकड़ के मार कूचते हैं, मार तोड़ डालते हैं एकदम थोड़े थोड़े से, अन्य चीज़ों से तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े में बदल देते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? फिर छोटे छोटे टुकड़े में बदलने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको पकड़ के पीस देते हैं, जितना छोटा टुकड़ा हो गया उसको फिर पीस देते हैं और माइन कर देते हैं। तो पहला तुम्हारा अयस्कों का पीसना हो गया। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पीसना और तोड़ना तो तुम जान जाओगे जनरली। इतना बड़ा बड़ा पत्थर होगा, इसे थोड़ा शुद्ध कर पाओगे उसको, ठीक है। उसको पहले तोड़ोगे, तोड़ने के बाद फिर पीसोगे, तो दो तो काम यही हो गए। फिर उसके बाद देखो क्या है, अब यहाँ पे हमें अगला जो मेन प्रोसेस है वो है अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण मतलब अंग्रेजी में से बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ऑर, ठीक। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें अशुद्धियाँ अलग की जाती हैं और साथ ही साथ तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो अयस्क है उससे धातु शुद्ध अवस्था में निकल आती है। ठीक, समझ पा रहे नहीं? मतलब आप ये समझ लो कि लगभग हमारी यहाँ पे सांद्रण में 70% धातु जो है शुद्ध अवस्था में निकल आती है। कितने परसेंट? ठीक है, 60 से 70% मान लो, ये क्लियर है। 60 से 70% धातु जो है शुद्ध अवस्था में निकल आती है। क्लियर? लेकिन फिर भी शुद्धियाँ तो रह जाती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा अयस्कों का सांद्रण है। अब सांद्रण में देखो यहाँ पे कौन कौन सी विधियाँ हैं। सांद्रण की कई विधियाँ हैं, समझना है यहाँ पे। एक है हाथ से, ठीक, एक है गुरुत्व पृथक्करण विधि, एक है फेन प्लवन विधि, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों ने बच्चों हाई स्कूल में भी पढ़ी है, ठीक है। उसके अलावा चुंबकीय पृथक्करण विधि, ये भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, और लीचिंग। ठीक, 5 विधियाँ हैं। किसकी 5 विधियाँ हैं? अयस्कों के सांद्रण करने की। तो सांद्रण करने का मतलब क्या समझना, हमने जैसे आपको बताया
सांद्रण का मतलब है एक ही जैसी चीज़, आपको शुद्ध चीज़ चाहिए। जैसे गेहूं में अगर कंकड़ होते हैं तो कंकड़ के लिए आपको उसमें गेहूं अगर है तो कंकड़ क्या अशुद्धि है, कंकड़ क्या है अशुद्धि, और गेहूं क्या है वो शुद्ध है, वही हमें चाहिए। तो हमें करना क्या है, अगर गेहूं से कंकड़ हटाने हैं तो घर पे क्या किया जाता है, उस कंकड़ को हाथों से बिना जाता है कि नहीं बिना जाता, बिल्कुल बिना जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे जब हम अयस्कों का सांद्रण करते हैं, जब उसको पीस लिया जाता है तो पीसने के बाद फिर उसमें जो धातु के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं उनको बीन लिया जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं, हाथों से, क्लियर। तो पहला तो ये विधि हाथ से बड़ी कठिन विधि है, इसको ज़्यादा उपयोग में नहीं लाया था लेकिन लिख दिया हमने, ठीक। दूसरा देखो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या होता है इसको हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। इसमें जो ये गुरुत्वीय बल है पृथ्वी का, पृथ्वी जो हर चीज़ को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, इसको गुरुत्व बल कहते हैं। और इसी बल का उपयोग करके इस विधि के द्वारा हम चीज़ों को उपयोग करते हैं। ये कैसा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि भी कैसी है, इसको थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं व्यू, ये गेहूं वाले उदाहरण से। जब कभी गेहूं से आपको हल्की चीज़ें दूर करनी होती हैं, जब कभी गेहूं को से आपको हल्की अशुद्धियाँ दूर करनी होती, भूसा वगैरह सब अलग करना होता, तो क्या करते हैं, गेहूं को ऊपर से ऐसे गिराते हैं और इधर फैन लगा दिया जाता है। तो जब फैन लगा दिया था तो क्या भारी चीज़ें जो है गुरुत्व के कारण नीचे गिरती हैं, बिल्कुल वहीं टॉप में गिरेंगी नीचे, और जबकि हल्की जो उड़ करके दूर जाती हैं, भाई वो तो उड़ जाएंगी, उसको गुरुत्व बल उसको भी खींचेगा लेकिन उतनी तेज से नहीं खींच पाएगा, तो वो सब उड़ के दूर हो जाएंगी। तो इस तरीके से गेहूं तो शुद्ध नीचे गिर जाएगा और शुद्धियाँ हल्की वाली भूसा जो है उड़ करके बाहर चला जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये दूसरी विधि है, ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि इसी तरीके की होती है और इसको भी हम उपयोग में लाएंगे। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अभी समझा रहे हैं केवल। आगे कौन सी, फेन प्लवन विधि, इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फेन प्लवन विधि क्या होता है, ठीक है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ये भी आता है। इसके बाद चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि में हम चुंबक का उपयोग करते हैं, ठीक है, इसको भी समझेंगे। ये वास्तव में चुंबकीय पृथक्करण विधि जो है ज़्यादातर लोहे के शोधन में प्रयोग में आता है। क्या है कि क्योंकि लोहा ही तो चुंबक के प्रति आकर्षित होता है, अन्य धातुएं ज़्यादा नहीं आकर्षित होती हैं, ठीक। फिर इसके बाद एक लीचिंग है, ये रासायनिक है, इसको भी हम आपको बताएंगे, ठीक। तो ये 5 विधियाँ हो गई क्या कि अयस्कों के सांद्रण की, बिल्कुल याद करना। पहले यहाँ से तो बिल्कुल सिंपल, इसको याद करो चाहे ना याद करो तो है। फिर अगली कौन सी है, गुरुत्वीय पृथक्करणी, ठीक, गुरुत्वीय पृथक्करण यानी आपकी पृथ्वी वाली। दूसरी कौन सी है, फेन प्लवन विधि, फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि और लीचिंग। इन 5 में अगर कह दिया सबसे इंपॉर्टेंट कौन है तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। कौन इंपॉर्टेंट है, ये 3, गुरुत्वीय पृथक्करण, फेन प्लवन और चुंबकीय पृथक्करण, ये तीनों तो याद ही होनी चाहिए। आपसे पूछेगा बताइए सांद्रण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो तुरंत बताओगे गुरुत्वीय पृथक्करण, फेन प्लवन विधि और चुंबकीय पृथक्करण, 3 ये विधियाँ बिल्कुल याद होनी चाहिए। और ये तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, याद कर लोगे तो अच्छी बात है। 5 होती हैं, ठीक। आगे देखेंगे अयस्कों के सांद्रण के बाद फिर क्या होता है, कुछ अयस्क होते हैं उनका निस्तापन किया जाता है। ये निस्तापन क्या होता है इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक। अंग्रेजी में इसको कैल्सिनेशन बोलते हैं, पेपर में कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है बताइए कैल्सिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन 2 नंबर का आ जाता है। और अगर कैल्सिनेशन आप नहीं पढ़े होगे तो दिक्कत हो जाएगी। निस्तापन पूछ दिया तब तो जान जाओगे, और कैल्सिनेशन पूछ दिया तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए हमने इसकी अंग्रेजी भी लिख दी है, ठीक है। आगे फिर भर्जन, ठीक है, निस्तापन के बाद एक और प्रोसेस है भर्जन, इसको अंग्रेजी में रोस्टिंग कहते हैं। भर्जन का मतलब होता है भूनना, ठीक है। इसमें क्या क्या भूनते हैं, कैसे भूनते हैं, ये भी हम आपको समझाएंगे, ठीक। अंग्रेजी में इसको रोस्टिंग बोलते हैं। इसके बाद प्रगलन, प्रगलन को अंग्रेजी में मेल्टिंग बोलते हैं। प्रगलन का मतलब वास्तव में होता है पिघलाना। क्या होता है, पिघलाना, इसको भी हम आपको सिखाएंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में जो प्रोसेस होता है, यहाँ तक इतनी विधियों तक जो आपकी धातु होती है वो लगभग शुद्ध हो जाती है, मतलब लगभग वो अधिकतम मात्रा में निकल आती है, लेकिन फिर भी कुछ अशुद्धियाँ उसमें रह जाती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए, बिल्कुल 100% प्योर करने के लिए शोधन का उपयोग करते हैं। लेकिन शोधन का उपयोग करने के बाद भी कोई भी धातु 100% प्योर नहीं हो पाती, वो लगभग प्योर होगी लेकिन 99% तक कुछ प्योर हो जाएगी, 100% प्योर नहीं हो पाते, ठीक। ये हम आपको सिखाएंगे। आपके सिलेबस में कॉपर चलता है, कॉपर का शोधन चलता है, साथ ही साथ आयरन का शोधन भी चलता है, ठीक है, और ये 2 चलते हैं लगभग, ठीक। तो इनको हम सिखाएंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इन विधियों को हमें एक एक करके डिटेल में पढ़ना है, क्लियर। तो ये वाली तो विधि तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, पीसना ये बताने की जरूरत है क्या, पीसने के लिए बड़े बड़े यंत्र होते हैं उनको पीस दिया जाता है, ठीक है। तो इसको बताने की जरूरत नहीं, यहाँ से हम पढ़ेंगे अयस्कों का सांद्रण से। और सांद्रण में क्या पढ़ेंगे, तो सांद्रण में ये विधियाँ पढ़ेंगे, ठीक, ठीक। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे गुरुत्वीय पृथक्करण, फेन प्लवन और चुंबकीय और लीचिंग, ठीक, क्लियर बच्चों। तो इसको आप बिल्कुल याद कर लो, आपको बिल्कुल याद करना है कि मेटलर्जी के अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, तो तुरंत याद रखना है। पहले क्या है, सबसे पहले तोड़ना, इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, मार के पकड़ कूट देते हैं, और फिर क्या करते हैं, पीस देते हैं, बिल्कुल माइन कर देते हैं। पीसने के बाद फिर क्या करते हैं, सांद्रित करते हैं, क्या करते हैं, सांद्रित करते हैं, फिर क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं, फिर क्या करते हैं, भंजन करके, फिर क्या करते हैं, प्रगलन करते हैं, फिर क्या करते हैं, शोधन करते हैं, ठीक। ये बिल्कुल आप बार बार 3-4 बार याद करोगे, बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, ठीक, नोट कर लो। तो देखो बच्चों, अब हम देखेंगे
जो सांद्रित करने की प्रमुख विधियां हैं मतलब अयस्कों को, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, अयस्क को पीसा जाता है। किसी भी धातु का सबसे पहले जो अयस्क होगा उसको क्या किया जाएगा, मार पकड़ के तोड़ दिया जाएगा। तोड़ने के बाद फिर क्या करते हैं, उसे पीसा जाता है। जब पीसा होता है तो बिल्कुल पीस देते हैं तो बिल्कुल महीन हो जाता है, बारीक। समझ पा रहे हो नहीं? अब बारीक जब हो जाएगा तो उससे शुद्धियाँ निकालने में बड़ी आसानी रहती है। तो वही देखो लिखा हुआ है, धातु कर्म में खानों से प्राप्त अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़कर सबसे पहले छोटा किया जाता, पहले तोड़ा जाता है, छोटा किया जाता, फिर क्या आता है, फिर उन टुकड़ों को क्रशर मिल में, क्रशर मिल देखो क्या होते हैं, बड़े बड़े, जैसे आप देखो जहाँ चक्की में आटा पिसा जाता ना, तो उसके दो बड़े बड़े से पैनल होते हैं ना, जिस तरीके से, वही तो उसी के अंतर्गत तो आटा पिसता है कि नहीं, वो जो बड़े से होते हैं उसी के अंतर्गत आटा पिसता है। उसी तरीके से ये क्रशर मिल भी होती है, उसके बहुत बड़े बड़े से पहिया होते हैं बेलना, वो एक के ऊपर एक ऐसे चला करते हैं, वही क्रशर मिल। क्रशर का मतलब होता है पीसना, ठीक है, क्रश करना, समझ पा रहे हैं? तो इसी तरीके से क्रशर मिल होती है बहुत बड़ी, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, टुकड़ों को क्या किया जाता है, पीस लिया जाता है, फिर में ले जा करके महीन पीसा जाता है। क्लियर, यहाँ तक पिस गया। अब देखो अयस्क हमारा पिस गया, अब क्या करेंगे हम, अयस्कों का सांद्रण। और सांद्रण की यहाँ पे हमने कुछ दो ही विधियाँ बताई, आगे हम बाद में बताएंगे, ठीक। तो इनको देखो, पिसे हुए अयस्क में धातु तथा शुद्धियों के महीन कण होते हैं, ठीक, बिल्कुल। जो पिसा हुआ अयस्क होगा उसमें भाई धातु भी पिस गई क्रशर में और शुद्धियाँ वो भी पिस गई हैं। क्लियर, हाँ। तो धातु और अशुद्धियाँ दोनों के महीन कण होंगे। क्लियर, आगे देखो है, इसमें से अशुद्धियाँ के कणों को निकालने अयस्कों का सांद्रण, इसमें से अशुद्धियाँ निकालने की जो क्रिया है, अशुद्धियाँ निकालने की जो क्रिया है, वही क्या कहलाती है, अयस्कों का सांद्रण कहलाती है। तो बिल्कुल अयस्कों का सांद्रण क्या है बताओगे, पिसे हुए अयस्क से अशुद्धियों को निकालने की क्रिया क्या कहलाता है, अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। क्लियर, बात समझ पाएंगे यहाँ तक। सांद्रण अलग अलग विधियों द्वारा किया जाता है और वो विधियाँ निम्न है। 5 विधियाँ हमने आपको बताई हैं। सबसे पहले हाथ की सहायता से हम निकालते हैं, तो हाथ की सहायता तो बड़ा कठिन है, पुराने ज़माने में उपयोग में लाया जाता था। अब पिसा हुआ है इसका आपके सामने रख दिया और उसमें क्या शुद्धियों के कण बिन बिन के निकालो, बहुत समय लगेगा इसमें। तो ये पुराने ज़माने में की जाती थी, अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता, वो बहुत समय भी लेता है, तो ये बेकार की विधि है, लिख लेते हैं यही। इस विधि द्वारा पिसे अयस्क से शुद्धियों को अलग किया जाता है, इसमें ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा काम किया है। दूसरी गुरुत्व पृथक्करण विधि। अब गुरुत्व पृथक्करण विधि की बात सुनो, ये 2 तरीके से होती है। गुरुत्व पृथक्करण विधि को हम द्रवणी विधि कहते हैं, द्रवणी, एक और नाम है इसका द्रवणी, ये विधि भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक तीसरा नाम एक और है, वो भी चाहो तो आप लिख लो, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं इसे, इसका एक और नाम है लेविगेशन विधि, ठीक है। तो ये 2 नाम और हैं, ये चाहो तो आप लिख लो, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है पूछ दे वो। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि का एक है नाम है द्रवणी और लेविगेशन, ठीक, 2 और नाम है। गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या नाम है, एक द्रवणी और लेविगेशन। द्रवणी तो अभी याद हो जाएगा, लेकिन लेविगेशन आप इसको बार बार याद कर लेना, ठीक है। तो देखो द्रवणी क्या, बात समझना। जैसे हमने आपको बताया क्या था, अभी गेहूं वाला उदाहरण दिया था सबसे बढ़िया, उसमें क्या बताया, हल्की अशुद्धि में भूसा उसा को निकालना, तो क्या करोगे, गेहूं को ऊपर से गिराओगे और गेहूं के भारी कण होने के कारण, गुरुत्व के कारण वो नीचे बैठ जाते हैं, और हवा चल रही तो भूसे के कण जो है उड़ करके दूर चले जाते हैं, शुद्धियाँ अलग होंगे कि नहीं। उसके अलावा एक काम और तो किया जा सकता है उसको साफ करने के लिए। मान लो किसी के यहाँ पंखा नहीं, हवा नहीं चल रही, तो वो क्या करेगा, तो क्या करता है, उस गेहूं को उठा करके जा करके पानी में गिरा देता है, और धुलने के बाद सब शुद्धियाँ ऊपर आ जाती हैं, और पानी को बहाता है, जो हल्की शुद्धियाँ पानी में बह करके निकल जाती हैं। तो 2 तरीका हो गया कि नहीं। यानी हम इसमें क्या देखेंगे, गुरुत्व पृथक्करण विधि में भारी, देखो पानी में जो चीज़ भारी होगी डूब जाएगी, और जो हल्की हो तैरने लगेगी कि नहीं। तो हल्की शुद्धियों को कैसे दूर कर सकते हैं, एक तो हवा चला करके, हवा चलाओगे तो भारी शुद्धि वहीं पास में गिरेगी, भारी चीज़ पास में गिरेगी और हल्की चीज़ दूर गिरेगी, होता है कि नहीं। या फिर ऐसा कर दो, उसी चीज़ को उठा करके पूरे मिक्सर को पानी में डाल दो, तो हल्की चीज़ ऊपर आ जाएगी और भारी चीज़ नीचे रह जाएगी कि नहीं। गुरुत्व का तो काम हुआ, गुरुत्व के कारण ये तो भारी चीज़ नीचे बैठती है, ठीक। इसी कारण इसको हम गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हैं। दूसरी बात, अब इसमें किया क्या आता है, देखो हम समझाते हैं। इसमें ये हमारे पास इस तरीके से, ये मान लेते हैं ये नाली है, नलिका जिसे बोलेंगे। इसमें क्या होगा, देखो समझना, इस नलिका में क्या होगा, ये समझना इधर बच्चों, हमने इस तरीके से बना दिया। इस नलिका में क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से नलिका जानते हो ना तुम लोग, ऐसी होती है, बिल्कुल इस तरीके से होती है। अब इसमें क्या किया था, ऊपर से इस साइड से आपका पिसा हुआ जो अयस्क है, पिसा हुआ जो अयस्क लिया अभी ऊपर अशुद्धि वाला, इसको यहाँ से इस साइड से इस नाली में गिराया जाता है, ठीक, यहाँ से इसमें गिराया जाएगा। और जैसे ही गिराया जाएगा, और कर क्या रहा है, इस नाली को आगे से इधर से, देखो बच्चों, इस तरफ इधर से हम पानी बहा रहे हैं, पानी इधर से आपका धार बन के आ रहा है, इधर कैसा आ रहा है, ये धार बांध करके पानी इधर आ रहा है, ठीक, ये धार बांध करके पानी इसे आ रहा है। अब जो धार बांध करके पानी आएगा, इस नाली में ऊपर से हमने क्या गिरा दी,
आपका पिसा हुआ अयस्क। तो जो पिसा हुआ अयस्क में जो धातु होगी भाई, धातु के जो कण होंगे, छोटे ही कण वो तो भारी होंगे कि नहीं। तो धातु के कण जो होंगे वो नीचे ज़मीन पे तली पे बैठ जाएंगे। धातु के कण जो होंगे बच्चों वो तली पे बैठ जाएंगे, यहीं पे बैठते चले जाएंगे तली पे। और बहेंगे भी, अगर बहेंगे भी तो वो तली में ऐसे बैठते चले जाएंगे, ऐसे देखो इधर धातु के कण कहाँ बैठते चले जाएंगे, तली में, ऐसे यहाँ पे तली में बैठते चले जाएंगे ऐसे, और बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, बस यहीं तक जाएंगे, ठीक। जबकि अशुद्धि के जो कण होंगे वो सब ऊपर आ जाएंगे, अब पानी के साथ ऊपर बहते 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 वो दूर निकल जाएंगे। और धातु जो तुम्हारी उसके छोटे छोटे कण वो यहीं पे किनारे तली पे रह जाएगा। अब फिर क्या कर लिया जाता है, जैसे ही सब पूरा तुम्हारा ये काम हो चुका, पानी के लहर को ये बंद कर दिया जाता है और सब पानी अशुद्धि को बहा ले जाती है और धातु के जो कण है उनको निकाल लेते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक। इसी कारण इसको हम द्रवणी विधि कहते हैं। द्रवणी का मतलब होता है द्रवण यानी पानी, द्रव, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसी कारण हम इसको द्रवणी विधि भी कहते हैं। क्लियर आया समझ में कि नहीं। इसके अलावा दूसरा तरीका भी अपना सकते हो, वायु वाला। हवा चला लो, इसको ऊपर से गिराओगे, ठीक है, तो गिराओगे तो सब धातु के कण भारी होते हैं वो सब नीचे बैठ जाएंगे, अब बाकी अशुद्धियाँ हल्की होने के कारण उड़ करके दूर चली जाएंगी। तो दोनों तरीके आप यहाँ पे निपटा सकते हो, ठीक। इसको भी पढ़ लेते हैं, बिल्कुल सरल। देखो, यह विधि अयस्क में उपस्थित धातु तथा अशुद्धियों के भारों के मान पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। जिसका भार ज़्यादा होगा वो तली में बैठ जाएगी और जिसका भार कम होगा वो बह जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। इस विधि में एक नालिका, ठीक है, जिसमें द्रव प्रवाहित हो रहा है, उसमें पिसे हुए अयस्क को डाला जाता है। पिसे हुए अयस्क को डाल दिया, जिससे अशुद्धियाँ हल्की होने के कारण बहकर दूर चली जाती हैं, अशुद्धियाँ दूर चली जाती हैं। जबकि धातु के कण भारी होने के कारण तली पर बैठ जाते हैं, ये धातु के कण जो है तली पे बैठ जाते हैं, उनको फिर हम निकाल लेते हैं। क्लियर। और ये विधि जो है, ये बात आप याद कर लो थोड़ा सा, ये विधि जो है ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों के सांद्रण में प्रयोग की जाती है। देखो, इसमें ऑक्साइड है, ऑक्सीजन, ठीक है कि नहीं, इसमें भी ऑक्सीजन है। और किसी किसी में कार्बोनेट अगर है उस अयस्क में, तब भी इसका हम प्रयोग करते हैं, कार्बोनेट CO3, ठीक है। क्लियर। तो ये बात आप याद कर सकते हो। इस विधि का एक और नाम है द्रवणी विधि, और या इसे लेविगेशन विधि भी कहते हैं। अब बाकी की जो 3 विधियां बची हैं उसमें से आपका कौन सा फेन प्लवन विधि बहुत महत्वपूर्ण है, उसको मैं पढ़ेंगे। फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि, और फिर लास्ट वाली जो है वो है लीचिंग उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये 2 जो विधियां हैं वो हम कल आपको समझाएंगे, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, नोट कर लो इसे।